नमस्कार साथियों, मैं संजीव तिवारी खान ग्लोबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा डिले हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट चूंकि आपका टेस्ट पेपर डिस्कस करना था तो मैं आया हूं। तो हम लोग यूपीएससी के टेस्ट सीरीज नंबर 16 यानी 16 नंबर पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे कॉम्प्रहेंशन और जनरल मेंटल एबिलिटी खंड पे हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रहेंशन के बारे में मैं फिर बता दूं, हमेशा जब डिस्कस होता है तो मैं एक बात बताता हूं आपसे कि देखिए, कॉम्प्रहेंशन में कॉम्प्रहेंशन पढ़ करके आंसर निकालना, ये दो ही तरीके से लोग निकाल सकते हैं। एक वो जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी, जिनको एजम्पशन, कंक्लूजन और अनुमान, तर्क ये सब पहले से क्लियर होगा, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। और दूसरे वो जो ऊपर वाले का नाम लेके टिक कर देते हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करते चलें, लेकिन फिर भी चूंकि आप यूपीएससी का टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो हमारे खान ग्लोबल स्टडी के चैनल पे ही KGS-IS पर एक अवधारणा का, एजम्पशन का एक वीडियो पड़ा हुआ होगा, कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा जरूर। तो चूंकि पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, एक साइड में इंग्लिश मीडियम होगा, एक साइड में हिंदी मीडियम होगा। दोनों मीडियम एक साथ पढ़ूँ, एक साथ आंसर करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक साइड से मैं पढ़ता हुआ चलूँगा, सेम ट्रांसलेशन होगा, आप देखते रहना। प्लस जब हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी खंड पे या एनालिटिकल एबिलिटी खंड पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पर मैं आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा ये है, हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन में आए तीव्र उछाल की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता कि यह वृद्धि मांग में लगातार हुए सुधार के बजाय अल्पकालिक प्रभावों को दर्शाती है। बिक्री के बाद इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग, त्योहारी सीजन का प्रभाव और मौसम संबंधी व्यवधानों में कमी जैसे कारक काफी हद तक इस सुधार की व्याख्या करते हैं। यहाँ की तक की नीति प्रेरित मांग समर्थन के कारण भी औसत वृद्धि पिछली तिमाही के स्तर से अधिक नहीं हुई, जो इसके अंतर्निहित सीमित गति का संकेत है। क्षेत्रीय रुझान बताते हैं कि यह विस्तार विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र के कारण हुआ है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वर्ग पर भी पड़ा है। हालांकि खनन और विद्युत क्षेत्र में असमान प्रदर्शन से यह उजागर होता है कि सुधार व्यापक होने के बजाय मामूली है। यह रुझान आधार प्रभाव और आपूर्ति पर ज्यादा प्रभावकारी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त केंद्रीय विचार को सत्य रूप से प्रतिबिंबित करता है? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अस्थायी कारकों को दर्शाती है, न कि मांग जनित अस्थायी रिकवरी को। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पहला ही आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साफ साफ पता चला, जैसे आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पहला ही आंसर है। दूसरा, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। नीति आधारित मांग प्रोत्साहन तब तक अप्रभावी रहता है जब तक कि वह औद्योगिक वृद्धि को पिछली तिमाही के औसत से थोड़ा अधिक नहीं कर देता। बेस इफेक्ट और आपूर्ति पक्ष समायोजन वास्तविक आर्थिक लाभ प्रदान किए बिना वृद्धि को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध नहीं है? न पहली वैध है और न ही दूसरी वैध है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौतों के लिए भारत द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयास पारंपरिक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच उसकी बाहरी आर्थिक संबंधों को पुनर्संतुलित करने के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत देशों के एक व्यापक समूह के साथ सहयोग बढ़ाकर पारंपरिक भागीदारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इस दृष्टिकोण के जरिए वह क्षेत्र विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को तय कर सकता है, जिसमें टैरिफ से आगे बढ़कर सेवाओं, निवेश और डिजिटल व्यापार को कवर किया गया है। इन समझौतों का उपयोग व्यापार नीति को घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के साथ जोड़ने के लिए भी किया जा रहा है। हालांकि पिछले अनुभव से यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि बाजार तक पहुंच का लाभ स्वतः ही निर्यात असाधात्मकता में परिवर्तित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
संवेदनशील क्षेत्रों में वर्तमान झिझक प्रमुख भागीदारों के साथ इसके व्यापक समझौतों में उत्पन्न होती है। भारत एक संवेदन अटेम्प्टिंग टू डाइवर्सिटी विविधता वाला एरिया है। तो प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में कौन सा इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तर रूप में प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, एफटीए का विस्तार मुख्य रूप से भारत के टैरिफ उदारीकरण से हटकर सेवाओं के नेतृत्व वाले व्यापार प्रभुत्व की ओर झुकाव दर्शाते हैं। हाल ही में एफटीए वार्ताओं में भारत के औद्योगिक नीतिगत उद्देश्य विदेशी व्यापार संबंधों में तेजी से हावी दोनों नहीं होगा। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में विविधीकरण और रणनीतिक संरेखण की तलाश करते हैं, लेकिन ऑप्शन सी उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूछ रहा है कौन सी वैध है? संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की हिचकिचाहट मुख्य रूप से रणनीतिक व्यापारिक समझौतों के बजाय संरक्षणवादी इरादे से प्रेरित है। व्यापार समझौतों की समकालीन आर्थिक और औद्योगिक प्राथमिकताओं को अनुरूप बनाने के लिए एफटीए के दायरे को टैरिफ सीमा शुल्क से आगे बढ़ाने की आवश्यक है। केवल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली सेकेंड स्पष्ट नहीं होगा। सांप्रदायिक हिंसा रोजमर्रा के सार्वजनिक मेलजोल को संदेह और भय के स्थलों में बदलकर एक बहुलतावादी समाज के आधार को खोखला कर देती है। बंगाल के एक मॉल में क्रिसमस के दौरान हुई हालिया हिंसा की घटना दर्शाती है कि जब पहचान से जुड़े मुड़े अफवाहों और उकसावे के साथ मिल जाते हैं तो कैसे भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक स्थान फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं। ऐसी घटनाओं से तत्काल नुकसान पहुंचने से परे भी कई लागतों का वहन करना पड़ता है, जिससे सामाजिक मेलजोल में कमी आती है, आजीविका के अवसर सीमित हो जाते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा में विश्वास कम होता है। वे संस्थाओं पर भी बोझ डालती हैं क्योंकि प्रशासन विकास के बजाय संकट प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने लगता है। महत्वपूर्ण यह है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं उन ध्रुवीकृत विमर्शों को सामान्य बना दी जो सामाजिक और कठोर बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन के परिच्छेद में लेखक द्वारा व्यक्त केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित? सांप्रदायिक झड़पें मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यावसायिक स्थानों के प्रबंधन में प्रशासनिक कमियों का परिणाम है। एक तो एकदम झूठा झूठा बोल रहा है ना। पहचान आधारित हिंसा सामाजिक ध्रुवीकरण के बजाय मुख्य रूप से आर्थिक व्यवधान के कारण होती नहीं, ये भी गलत बात है। सांप्रदायिक हिंसा सामाजिक विश्वास को कमजोर करती है, इसके लिए कानून प्रवर्तन से इतर निवारक उपायों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि जो लोग भी इस पेपर को दिए होंगे कॉम्प्रिहेंशन या थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो इसको कर लिए होंगे। कृत्रिम मेधा से होने वाले अहित के कारण। कृत्रिम मेधा से, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इंडियाज अप्रोच टू गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस relies largely on adopting existing legal framework rather than articulating a clear duty of care of AI related harms. ठीक है, sectoral regulators and digital rules address fraud, privacy and financial risk. However, they leave gaps in consumer safety, especially in the relation to the psychological and systematic impacts. Some regulatory models require active monitoring of user and are therefore highly instructive. India's approach is less invasive but remains incomplete because it relies on existing law instead of clear product safety standards. At the same time, limited domestic capacities developing frontier AI caution against the premature restrictive action. ठीक है, which of the following statement best reflect corollary to the above passage? Intrusive user monitoring regimes are more effective than accountability based oversight for
governance. India's all governance focus more on the upstream model development than the regulating high risk development. Strong frontier AI capacity must precede any form of the regulatory intervention in all markets. India's priority is innovation by the laying comprehensive. Option D. Option D is the right answer. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में द्विपक्षीय साझेदारियां ऐतिहासिक आत्मीयता के बजाय सारी रणनीतियों हितों पर अधिक टिकी हुई बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ते झुकाव ने ऊर्जा व्यापार कनेक्टिविटी को जोड़ने वाले क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। एक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए हाइड्रोकार्बन तक स्थिर पहुंच अनिवार्य बनी हुई है, जो संसाधन संपन्न देशों को संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही परिवहन, गलियारे और बंदरगाह आधारित सहयोग लागत को कम करके चेक पॉइंट्स को दरकिनार कर और विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों को एकीकृत करके भू राजनीतिक प्रभाव को आकार दे रहे हैं। दक्षिण एशिया को यूरेशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी पहले इस बात का उदाहरण है कैसे बुनियादी ढांचा आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा इस कथन के परिच्छेद के मर्म को सत्य रूप से प्रतिबिंबित करता है? बहुध्रुवी यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय गठबंधन सहभागी राज्यों के लिए स्वचालित रूप से स्थिर व्यापार उत्पादन सुनिश्चित करें। गलत है। परिवहन गलियारे मुख्य रूप से आर्थिक दक्षता के लिए कार्य करते हैं, ये भी गलत है। ऐतिहासिक संबंधों के बजाय अब रणनीतिक और विस्तरण मुख्य रूप से ऊर्जा और कनेक्टिविटी का सहयोग देते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ठीक है, पूछ रहा उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में कौन सी वैध है? एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रणनीतिक अभिसरण द्विपक्षीय साझेदारियों को साझा इतिहास की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। पहला एकदम सही है। परिवहन गलियारे का मात्र अस्तित्व ही टिकाऊ क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिर रणनीतिक परिणामों की गारंटी मात्र की वजह से ये गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का विकास विमर्श तेजी से मानव पूंजी को दीर्घकालिक विकास के मुख्य चालक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जनसांख्यिकी लाभ को केवल जनसंख्या के आकार के रूप नहीं बल्कि ऐसे संसाधन के रूप में पेश किया गया है जिसे कौशल, शिक्षा, उत्पादक रोजगार के माध्यम से सक्रिय रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए। सुधार के प्रयास शासन की गुणवत्ता, सेवाओं और विनिर्माण पर जोर देते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि मानकों के बिना केवल पैमाने पर ध्यान देना वैश्विक स्तर पर अप्रासंगिकता का जोखिम पैदा करता है। प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक परिवर्तनों को दक्षता के उपकरणों के रूप में देखा जाता है, हालांकि उनका प्रभाव संस्थागत क्षमता और राज्य स्तरीय कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। विनिर्माण, सेवाओं और व्यावसायिक सुगमता के विस्तार में राज्यों को एक केंद्रीय भूमिका सौंपी गई, जो विकेंद्रीकृत मॉडल को दर्शाता है। कृषि में उच्च क्षमता वाली गतिविधियों को निर्यात प्रतिस्पर्धा। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद में कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त लेखक केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? मानव पूंजी विकास को केवल तभी गति देती है जब जनसांख्यिकी पैमाने में गुणवत्तापूर्ण संसाधनों और समन्वय सुधारों का समर्थन प्राप्त हो। ये तो सीधा सीधा पहला ही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिजिटल चुनाव प्रचार के विकास ने चुनावी जवाबदेही से जुड़ी पारंपरिक धारणाओं को बाधित कर दिया। राजनीतिक विमर्श अब केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा संचालित नहीं होता बल्कि तृतीय पक्ष के अभिकर्ताओं के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा संचालित होता है, जो सामग्री, दृश्यता और वित्त पोषण को आकार देते हैं। वर्तमान प्रकटीकरण के नियम केवल दलों के खर्च को ट्रैक करते हैं और उन प्रत्यक्ष या रिवर्स फंडिंग की अनदेखी कर देते हैं जो अभियानों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनी सिद्धांत ऑनलाइन क्षेत्र में समान रूप से लागू किए जाते हैं, जिससे विनियमित अवधियों के दौरान भी प्रभाव बना रहता है। अभी भी मतदान की तिथि निकट आने पर चुनावी नियमन सक्रिय होते हैं, जबकि डिजिटल प्रभाव लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे निर्मित होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग मेनली
weakens transparency because parties disability underport their official digital experience। पहला एकदम गलत है। मौजूदा चुनावी नियमन पर्याप्त बने हुए हैं क्योंकि अधिकांश डिजिटल प्रभाव मतदान की अवधि करीब ही उत्पन्न होता नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। राजनीतिक विज्ञापनों को कानूनी प्रतिबंध केवल तकनीकी जटिलता कारण अप्रभावी है, न कि नियामक ढांचे के रूप में, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं। तो डिजिटल कैंपेनिंग हैज आउटप्लेस्ड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसमें डी आया ही नहीं है इसलिए हिंदी वाले हम नहीं टिक कर रहे हैं, बट ये तीनों गलत है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मौलिक बुद्धिमत्ता पर होने वाली बहसों में मशीनी दस्ता की तुलना मानवीय संज्ञान से की जा रही है। कृत्रिम प्रणालियां अत्यधिक गति, मापनीयता और पैटर्न की पहचान के साथ कार्य करती हैं, किंतु उनकी बुद्धिमत्ता भी उत्पन्न होती है जो डेटा इनपुट डिजाइन के विकल्पों और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों द्वारा सीमित है। मानवीय बुद्धिमत्ता निर्णय क्षमता, भावना और नैतिक तर्कों संदर्भ की समझ के साथ जोड़कर स्वयं को अलग कर लेती है। यह एक ऐसी अनुकूलन क्षमता प्रदान करती है जो कूटबद्ध नियमों की सीमाओं से परे है। यद्यपि मशीनें निर्णय लेने की प्रक्रिया का समानुरूपण कर सकती हैं, उनमें परिणामों के प्रति आंतरिक जागरूकता या उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अतः स्वचालित प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता न केवल क्षमताओं बल्कि जवाबदेही उनकी सार्थकता पर भी प्रश्न लगाती है। मशीनी आउटपुट को मानवीय तर्क के समकक्ष मानने से तकनीकी कौशल को चढ़ाकर पेश करने, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन उपयुक्त परिच्छेद के उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? उन्नत कृत्रिम प्रणालियां मानवीय बुद्धिमत्ता की तुलना में नैतिक तर्क क्षमताओं को बहुत करीब ना। मशीनों को मानवीय निर्णय का पूरक होना चाहिए क्योंकि बिना जवाबदेही की केवल दक्षता ही मौलिक बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपयुक्त परिचित आधार निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं, ठीक है। पूछ रहा है कौन सी वैध नहीं है, ठीक है। मौलिक बुद्धिमत्ता में अनिवार्य रूप से नैतिक निर्णय और जवाबदेही शामिल होते हैं, न कि केवल कुशल और अनिवार्य रूप से लिखा गया ना। मशीनी परिणामों को मानवीय तर्क के समकक्ष मानना उत्तरदायित्व तो अभिकृतित्व के बारे में निर्णयों को विकृत कर सकता है। ऑप्शन डी, ना एक और ना ही दो। हाल के शासन सुधारों में श्रम नियमों, कराधान, व्यवसायिक अनुपालन, विवाद समाधान को सरल बनाकर जीवन सुगमता के सुधार लाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू मांग को सुदृढ़ करना, नागरिकों के तनाव कम करना और नीतिगत पूर्वानुमेयता को बढ़ाना है। लघु उद्यमों के लिए सहायता, कर का युक्तिकरण, सुव्यवस्थित श्रम संहिता और त्वरित बाजार पहुंच का उद्देश्य रोजगार, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में ऐसे सुधार और महत्वपूर्ण जहां मुद्रा के दबाव और बाहरी जोखिमों के से प्रेरित विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह बाजार में अस्थिरता ला सकते हैं। सुदृढ़ घरेलू उपभोग संस्थागत भागीदारी इन झटकों को सहन करने, विकास को निरंतर बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? शासन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय अनियमितता के बीच घरेलू मांग को मजबूत करके जीवन सुगमता और आर्थिक लचीलेपन में सुधार करना है। हालिया सुधार विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करके अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितता की सुरक्षित रख के स्थिरता प्रदान कर देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। नियामक सुधारों के माध्यम से जीवन सुगमता को बढ़ाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋण और पारिवारिक संपत्तियों के माध्यम से वित्त पोषित छात्र प्रवासन अक्सर कुशल रोजगार और सामाजिक आर्थिक उत्थान की आकांक्षाओं से प्रेरित होता है, किंतु व्यवहार में सीमित कार्य वीजा, उच्च जीवन निर्वाह लागत और कमजोर संस्थागत समर्थन कई स्नातकों को निम्न वेतन वाली या सुरक्षित नौकरियों अथवा समय से पूर्व वापसी के लिए बाध्य कर देती है। यह स्थिति प्रत्याशी वित्तीय प्रभाव को लड़ देती है क्योंकि घरेलू बचत प्रभावी रूप से शिक्षण शुल्क और उपभोग के माध्यम से मेजबान अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करती है। जहाँ एक गंतव्य देश विश्वविद्यालय राजस्व और लचीले श्रम से लाभान्वित, वहीं दूसरी ओर छात्र अत्यधिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम उठाते हैं। शैक्षिक निवेश और साम्राज्य तक के मध्य यह असंतुलन, ठीक है।
उपरोक्त परिच्छेद में कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त लेखक के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? विदेशी छात्र प्रवासन अक्सर संरचनात्मक श्रम और नीतिगत बाधाओं के कारण अपेक्षित उपरगामी गतिशीलता के ऋण को अल्प रोजगार में रूपांतरित कर देता है। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय छात्र विदेशी में कम वेतन वाले रोजगार को प्रवासन के एक अस्थायी स्वीकार क्षण के रूप में शिक्षा से स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात। विदेशी शिक्षा को उपरिगामी आर्थिक गतिशीलता को बदलने के लिए अध्ययन के उपरांत रोजगार के अवसरों तक पहुंच होना अनिवार्य है ना, ये गलत है। अगला प्रश्न, हाल की सुरक्षा जांच डिजिटल प्लेटफॉर्मों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालती है। ठीक है। जो अक्सर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर संचालित होने वाली विदेशी जुड़े नेटवर्कों के माध्यम से व्यक्तियों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। ऑनलाइन इकोसिस्टम प्रारंभिक पहचान से बचते हुए वैचारिक ग्रूमिंग, वित्तपोषण और समन्वय को सक्षम बनाते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार वित्तपोषण, धर्मांतरण रैकेट और डिजिटल धोखाधड़ी के संबंधों को चिन्हित किया है, लेकिन स्थानीय पुलिसिंग क्षमता असमान बनी हुई। जमीनी स्तर पर सीमित प्रशिक्षण ऑनलाइन उग्रवाद की समय पर पहचान कमजोर करता है। अंतर एजेंसी समन्वय इस खतरे को बहुआयामी प्रकृति की मान्यता की ओर दर्शाता है, जो प्रौद्योगिकी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा तक फैला हुआ है। हालांकि घटना के बाद की खुफिया जानकारी पर अत्यधिक निर्भरता प्रतिक्रियाशील जोखिम पैदा करती है। ठीक है। विदेशी जुड़े डिजिटल नेटवर्क कंठरपंथ के एकमात्र चालक जिससे गत सीमा नियंत्रण खुफिया निगरानी उपाय किए जाते हैं। मुख्य विचार में ये नहीं आएगा। ऑनलाइन इकोसिस्टम से उभरने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए घटना के बाद की गई खुफिया प्रतिक्रिया सबसे विश्वसनीय तरीका होती है। ये भी गलत है। स्थानीय पुलिसिंग क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। हालांकि डिजिटल कट्टरपंथ के खतरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का समन्वय द्वितीयक बना हुआ है। डिजिटल कट्टरपंथ की सीमा पर ऑनलाइन नेटवर्कों के माध्यम से डिजिटल रेडिकलाइजेशन lives through cross-border online network requiring narrative decentralized and narrative। अब चूंकि ऑप्शन ए बी सी है नहीं, है ना, तो डी विल बी आंसर, बट इसमें शो नहीं कर रहा है ना, तो नो इशू, डी विल बी आंसर। एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उदय निगरानी के स्थापित मानकों को चुनौती दे, क्योंकि यह निर्णय विनिर्माण चक्रों को इतना संकुचित कर देता है कि पारंपरिक पाश्चात्यवर्ती विनिमय उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है। जैसे से स्वायत्त प्रणालियां वास्तविक समय में कार्य करने और अनुकूलन करने के लगती है, शासन का स्वरूप समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षण से हटकर निरंतर तालमेल की ओर बदल जाता है। परिचालन संरचनाएं अब निगरानी के एक व्यापक स्पेक्ट्रम में फैली हुई, जो पूर्णतः स्वायत्त प्रणालियों को लेकर जोखिम आधारित विचारों द्वारा आकार दिए गए परतदार मानवीय नियंत्रण तक विस्तृत है। फिर भी मूल दुविधा समान बनी रहती है। धीमी विनियामक प्रतिक्रियाएं प्रणालीगत क्षति को बढ़ावा सकती हैं। इसलिए प्रभावी शासन के लिए प्रणालियों के भीतर अंतर्निहित नियंत्रणों की आवश्यकता होती है, जो निरंतर निगरानी और समय हस्तक्षेप को सक्षम बनाते हैं। ठीक है। जोखिम आधारित निम्नलिखित तो कौन सा उपयोग परिच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित करता है? जोखिम आधारित निगरानी मंडल एक बार स्वीकार्य पर्यवेक्षण संरचनाएं औपचारिक रूप से परिभाषित हो जाने के बाद निरंतर निगरानी की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। बिल्कुल गलत है। एआई शासन को तीव्र स्वायत्त निर्णय निर्माण से उत्पन्न होने वाली क्षति को रोकने के लिए अंतर्निहित इंक्लूडेड वास्तविक समय निगरानी तंत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित धारणाएं की गई हैं। ठीक है। एक बार जब एआई प्रणाली स्वचालित अंतर्निहित निगरानी सुनिश्चित हो जाती है, मानवीय परीक्षण काफी हद तक अनावश्यक हो जाता है। एआई प्रणालियों के भीतर निगरानी तंत्रों को अंतर्निहित करना केवल बाह्य या पश्चातवर्ती पर्यवेक्षण पर निर्भर रहने की तुलना में अधिक प्रभावी है। सेकेंड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हाल के मौद्रिक नीति में ढील मूल्य अस्थिरता के बजाय लगातार कम मुद्रास्फीति से उत्पन्न एक जटिल चुनौती को दर्शाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आई क्योंकि खाद्य कीमतों में कमी ने मध्यम आर्थिक विकास के प्रभाव को संतुलित कर दिया। हर साथ ही कोर मुद्रास्फीति का लक्ष्य कम रहना दबी हुई मांग की स्थितियों को इशारा करता है। लंबे समय तक रहने वाली विस्फीति लाभ के अंतर को कम कर सकती है, वास्तविक उधारी लागत बढ़ा सकती है और निवेश में देरी कर सकती है, विशेष रूप से कमजोर मूल्य निर्धारण शक्ति वाले एमएसएमई के लिए। कम मुद्रास्फीति की उम्मीदें खर्च को और कम कर सकती है। क्षमता उपयोग से अर्थव्यवस्था के अत्यधिक गर्म होने का बहुत कम जोखिम दिखता है। भले ही विकास बनाने कुल मिला के विनिमय दर के दबाव और पूंजी के बहिर्वाह के बावजूद मजबूत व्यापक आर्थिक तंत्र जोखिम को नियंत्रित करते रहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लेखक द्वारा व्यक्त किए गए केंद्रीय संदेश को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित करता है? मौद्रिक ढील विस्फीति के बीच कमजोर मांग का समाधान करती है, जिसे अनुकूल मुद्रास्फीति जोखिमों और स्थिर व्यापक आर्थिक आधार का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट स्थिर खाद्यपूर्ति समर्थित मजबूत मांग परिस्थितियों को दर्शाती है ना। लगातार कमजोर कोर मुद्रास्फीति सीमित उपभोक्ता के मांग कारण कंपनियों के मूल्य निर्धारण क्षमता कमजोर होने की ओर संकेत करती है। केवल दो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिजिटल परिसंपत्तियां एक वैकल्पिक साधन के रूप में उभरी। ठीक है, जो तेज लेनदेन, वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली में नवाचार प्रदान करती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वे निवेश आकर्षित कर सकती, दक्षता में सुधार कर सकती है और लेनदेन की लागत को कम कर सकती है। हालांकि उच्च मूल्य अस्थिरता, सट्टात्मक व्यवहार और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम प्रभाव प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं। स्पष्ट विनिमय के अभाव में धन शोधन, कर अपवंचन और उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े अचानक पूंजी प्रवाह को मौद्रिक नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं। डेटा गोपनीयता की दृष्टि से व्यापक भुगतान, प्रोफाइलिंग, साइबर सुरक्षा, नीचे का तो दिख नहीं रहा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन परिच्छेद में केंद्रीय विचारों में सर्वाधिक रूप से प्रतिबिंबित करता है? डिजिटल परिसंपत्तियां नवाचार के लाभ प्रदान करती हैं, किंतु आर्थिक स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण और डेटा जोखिम को प्रबंधन हेतु विनिमय की आवश्यकता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए ही द राइट आंसर। जब ए सही हो गया फिर और संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट टू डिस्कनेक्ट, काम के बाद संपर्क न करने का अधिकार, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो कानूनी गारंटी देने का डिजिटल कार्य की वास्तविकताओं और भारत के वर्तमान श्रम ढांचे के बीच तनाव को उजागर करता है। ठीक है। निरंतर कनेक्टिविटी कार्यकर्ता के स्वायत्ता और कल्याण के लिए जोखिम उत्पन्न। हालांकि भारत की आर्थिक संरचना, वैश्विक सेवा एकीकरण, बड़े अनौपचारिक कार्यबल, कठोर कार्य समय की सीमाओं और व्यवहारिकता को सीमित करते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कार्य और व्यक्तिगत समय के बीच धुंधली रेखाओं को स्वीकार करता है, लेकिन यह परिभाषित करने में विफल रहता है। क्या कार्य के घंटों के बाद डिजिटल व्यवस्था वर्तमान श्रम संहिताओं के तहत कार्य मानी जाएगी? यह प्रवर्तन श्रम मानक के रूप में इसकी स्थितियों को स्पष्ट करता है। चलिए, इसमें भी पूरा नहीं है। तुलनात्मक वैश्विक अनुभव साबित करते हैं कानूनी अस्पष्टता के बिना समय पर नियोक्ता के नियंत्रण को कम किया जा सकता है ना। ये गलत है। यह विधेयक डिजिटल श्रम को मौजूदा श्रम संहिताओं के साथ जोड़कर कार्य और जीवन की धुंधली सीमाओं को प्रभावी ढंग से हल करता है। ये भी गलत है। भारत का अनौपचारिक कार्यबल राइट टू डिस्कनेक्ट के किसी भी कानूनी अधिकार को वैचारिक रूप से अप्रासंगिक और प्रतिनिधि बनाता है। सी भी गलत है। ए, बी, सी तीनों गलत है। तो जो भी डी है, डी विल बी आंसर। ठीक है। कह रहा है निम्न की परिचिता, निम्न की पूर्ण धारणा, विधायी स्पष्टीकरण के अभाव में भी न्यायिक व्याख्या डिजिटल कार्य से जुड़ी अस्पष्टताओं को हल कर सकती है। राइट टू डिस्कनेक्ट का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ता की स्वायत्ता और कल्याण की रक्षा करने के बजाय उत्पादकता में सुधार करना है। कौन सी अमान्य है? एक और दो, दोनों अमान्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
पर्यावरण संबंधी आपदाओं में उन कानूनी सिद्धांतों के विकास को त्वरित किया जो विकास के साथ साथ पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता दे। पूर्ण दायित्व, एहतियातन और प्रदूषक भुगतान जैसे सिद्धांत वैज्ञानिक निश्चय की स्थितियों में भी जिम्मेदारी को, रोकथाम, जवाबदेही को स्थानांतरित करते हैं। न्यायिक व्याख्या ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन के अधिकार, समानता और सार्वजनिक ट्रस्ट के सिद्धांत जोड़कर इसका और विस्तार किया, जिससे राज्य को लाभ के लिए मालिक के बजाय प्राकृतिक संसाधनों के एक ट्रस्टी के रूप में स्थापित किया गया है। हालांकि न्यायिक विस्तार पर निर्भरता इसकी सीमाओं को उजागर करती है, क्योंकि परिवर्तन अक्सर संवैधानिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। अतः तर्क यह है कि सतत विकास के लिए न केवल न्यायिक रचनात्मकता बल्कि पर्यावरणीय अधिकारों को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता की भी आवश्यकता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन परिच्छेद द्वारा व्यक्त मुक्त विचार को सर्वाधिक रूप से दर्शाता है? न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों ने स्पष्ट संवैधानिक पर्यावरणीय अधिकारों की, ये तो गलत है, साझा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ पर्यावरणीय संरक्षण हेतु न्यायिक सिद्धांत से परे संवैधानिक मान्यता की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्यात वृद्धि तेजी से दोहरे मार्ग वाली रणनीति का अनुसरण कर रही है। ठीक है। एक मार्ग प्रदेश अनिश्चितता के बीच मांग को स्थिर करने, मूल्य श्रृंखलाओं को उन्नत करने और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए पुराने व्यापारी भागीदारों से जुड़ाव गहरा करते हैं। दूसरे मार्ग पर अर्थव्यवस्थाओं के एक संकीर्ण समूह पर निर्भरता कम करने के लिए उभरते और गहरे पारंपरिक बाजारों को निर्यात में विविधता लाते हैं। यह दृष्टिकोण भू राजनीतिक व्यवधानों, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन और बदलते उपभोग पैटर्न को प्रतिबंधित करने में मदद कर। हालांकि दोनों मार्गों का एक साथ अनुसरण करना चुनौतियां पेश करता है, जिसमें नियामक विचलन, बुनियादी हार्जिक कमियां, फर्मों की सीमित प्रतिस्पर्धा शामिल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद द्वारा व्यक्त मुक्त विचारों को अच्छी तरह दर्शाता है? भू राजनीतिक व्यवधानों, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन प्रतिबंधित करने व व्यापारी भागीदारी जुड़ाव करना पर्याप्त है। सतत निर्यात वृद्धि के लिए पारंपरिक साझेदारी और बाजार विविधीकरण रणनीतियों दोनों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने हेतु घरेलू प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बना गई हैं। पारंपरिक बाजारों के साथ निरंतरता और नए बाजारों पर अनुकूलन एक दूसरे के पूरक है, न कि प्रतिस्थापन रणनीतियां। ठीक है। निर्यात लचीलापन, विविधीकरण उस पर केवल तभी निर्भर कर जब उसे घरेलू उत्पाद से प्राप्त हो। कौन सा मान्य है? एक और दो दोनों मान्य है इसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, जीवाश्म ईंधन और रुक रुक कर चलने वाली नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, स्रोतों के प्रभुत्व वाली बिजली प्रणाली की सीमाओं को उजागर करती है। सौर, पवन और जल विद्युत का विस्तार हो रहा है, लेकिन उनका उत्पादन भूगोल, जलवायु परिवर्तन, उच्च भंडारण और ग्रिड एकीकरण लागतों को सीमित है। यह सस्ती और निर्बाध आपूर्ति के लिए विश्वसनीय बेस लोड पावर को आवश्यक बनाता है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा मौसम की स्थिति से स्वतंत्र और स्थिर, कम कार्बन वाली बिजली प्रदान करने की इस अंतराल को पाटती है। भारत का परमाणु कार्यक्रम वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करने और बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी ईंधन चक्र के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता जोर देता है। उन्नत ईंधन पुनर्संसाधन और रिएक्टर प्रौद्योगिकियां दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करती हैं। इसलिए नवीकरण ऊर्जा के साथ साथ निम्नलिखित कौन सा कथन लेखक द्वारा व्यक्ति के केंद्रीय संदेश को सर्वाधिक रूप से प्रतिबिंबित करता है? अपरिहार्य भौगोलिक और जलवायु बाधाओं के कारण रुक रुक कर चलने वाली नवीकरण ऊर्जा का स्रोत भारत के, ये गलत है। उच्च भंडारण और ग्रिड एकीकरण लागत भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के नवीकरण विस्तार के आर्थिक अपरिहार्य, ये भी गलत है। परमाणु ऊर्जा में तकनीकी आत्मनिर्भरता बाहरी निर्भरता को कम करती है, ये भी गलत है। क्योंकि ABC
तीनों गलत हैं और डी इसमें शो नहीं हो पा रहा है, तो सॉरी फॉर दिस, डी विल बी आंसर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन में चलते हैं। दिया है बिटवीन 1 to 2 एट व्हाट टाइम विल द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 45 डिग्री। मतलब 1 और 2 के बीच घड़ी की मिनट सुइयां कब 45 डिग्री पे हों। इसका फॉर्मूला होता है 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस। तो h की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू होगी 45 डिग्री और मिनट हमें निकालना है। तो 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस माइनस 40। अब अगर -45 करेंगे तो -15 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे तो -15 हो जाएगा। मिनट माइनस में होता नहीं तो क्या कर देंगे, प्लस में ले लेंगे। 11/2 m इक्वल टू 30 प्लस 45, m इक्वल टू 75 इंटू 2/11। 11 से भाग दे दो, 11 बन जाए 11, 11 दूना 11 तिया 33, तो 13 सही 7/11 मिनट आ गया। अब चूंकि इसने 13 तो दिया है, 7/11 यही होगा, बट कंफ्यूजिंग हो सकता है क्या हो, इसे 1:13 दिया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन इसको 1:13 सही 7/11 मिनट की जगह अगर आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहें 7/11 को, तो 60 गुणित 7/11 कर लीजिए। 60 गुणित 7/11, 60 क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 420/11, ये हो जाएगा 38 सही 2/11। अब हम लिख सकते हैं 1:13 38 सही 2/11, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, देख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो आज से 103 दिन बाद कौन सा दिन हो। आज से, आज के बाद बोलता तो अलग हो जाता, +1 हो जाता। तो 103 को आप 7 से भाग दे दो, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 5 दिन एक्स्ट्रा आया, तो सोमवार +5 इक्वल टू शनिवार यानी सैटरडे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बात याद रखना, इसमें से की जगह अगर के बाद का प्रयोग होता तो ये आंसर शनिवार की जगह रविवार हो जाता। ठीक है, ये है कुछ जैकेट कार्टून है। ये देखो कुछ जैकेट कार्टून है। एक डायग्राम ये बनेगा, एक ये बनेगा। कुछ जैकेट कार्टून है। फिर कहता है कुछ कार्टून कुत्ते हैं। ठीक है, कुछ कार्टून कुत्ते हैं। कोई कुत्ता कप नहीं। अब कप बाहर आ जाएगा, कोई कुत्ता कप नहीं, कुत्ता कप नहीं होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा कप, ये हो जाएगा कप। ठीक है, कोई कप कार्टून नहीं है, कोई कप कार्टून नहीं, यहां से तो बात सही है पर यहां से क्या है, गलत है। कोई कुत्ता जैकेट नहीं है, कोई कुत्ता जैकेट नहीं है, ये बात यहां से सही है पर यहां से गलत है। कुछ कार्टून जैकेट हैं, यहां भी सही है, यहां भी सही है। तो केवल 3, केवल 3, ओनली सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, आइए THINKAED लिखा, इसको कह रहा है XLEROT
WH। ये 20 होता है, 8, 9, 14, 11, 16, 1 and 4। ये है 24, 12, 5, 18, 15, 20, 23, 8। ये हो रहा है +4, ये भी हो रहा है +4, ये हो रहा है -4, ये हो रहा है +4, ये हो रहा है +4, ये भी हो रहा है +4, ये हो रहा है -4, ये हो रहा है +4। अब आप ये अगर नोटिस करेंगे कि डबल टाइम +4 फिर -4 फिर ट्रिपल टाइम, तो यहाँ डबल टाइम यहाँ ट्रिपल टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये डबल टाइम ट्रिपल टाइम पे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ I और A बोथ आर वॉवेल्स एंड ऑल आर द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में +4 होगा और वॉवेल्स में क्या हो जाएगा, माइनस। उसी कह रहा है कीबोर्ड, KEYBOARD। तो 11, 5, 25, 2, 15, 1, 18 और 4। ये होगा +4 तो हो जाएगा 15, ये होगा -4 तो क्या हो जाएगा 1 OA, ठीक है। ये हो जाएगा +4 तो ये हो जाएगा 3 यानी C। ये हो जाएगा +4 तो ये हो जाएगा 6। फिर ये होगा माइनस, माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ये भी माइनस होगा W OACFKW KW। यहाँ तक सेम चल रहा है, लास्ट में टैली कर रहा है। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी है, यहाँ I है। तो ये 18 है, 18 4 22 होगा V। क्या होगा V। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीचे दिए प्रश्न में कथन उसके बाद दो निष्कर्ष दें, तदनुसार उत्तर दीजिए। कोई भी कर्मचारी जो गैर पेशेवर व्यवहार कर तो अपनी प्रतिष्ठा के साथ कंपनी की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कंपनी की आचार संहिता पर्याप्त, ऐसे कर्मचारी को अनुशासन। आचार संहिता खराब है ये भी नहीं कहा जाता और निलंबित किया जाना एक एडवाइस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ इंटू और इंटू का अर्थ माइनस, डिवीजन का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवीजन, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, ठीक है। 240 माइनस का अर्थ है डिवीजन, डिवाइडेड बाई 16। डिवीजन का अर्थ है प्लस, +1। प्लस का अर्थ है इंटू, 78। इंटू का अर्थ है -5। फिर प्लस का अर्थ है इंटू 12। चलिए निकालते हैं। पहले भाग देंगे, बॉड मास का फॉर्मूला लगेगा, का को पहले काटिए फिर पीछे 2 भाग, गुणा करो फिर जोड़कर, ऋण को दिए घटाए, बॉड मास ब्रैकेट डिवीजन है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन करेंगे, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 15 हो गया, प्लस ये गुणा हो जाएगा 78 और ये 60, 8 5 13, 7 1 8 1 9, 33। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए।
को कहाँ बनाए हम, चलिए हम प्लेन पेपर ले लेते हैं। डॉक्टर लीना बिंदु एक्स से शुरू करती है, पूर्व में 12 किलोमीटर साइकिल चलाती, फिर वह बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है 19 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, ये देखिए ये 12 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर इधर मुड़ती है बाएं, फिर यहां से 19 किलोमीटर आती है। उन्नीस किलोमीटर आती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, 9 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 9 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर यहां से वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है, अगर इसको हम ऐसे मिला दें, ये 19 होगा, इसको ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये 4 है, ये 12, 4 16, तो ये कितना होगा, ये 12 है 16, तो ये होगा 3, और ये 5 है, तो ये वाला 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 3 और 4 का पाइथागोरस निकालेंगे, 25 कितना आ गया 5 किलोमीटर, और ये दिशा यहां से नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर। ऑप्शन तो गायब है, पर 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको मैं क्वेश्चन फिर दे देता हूं देखने के लिए, देख लीजिए। ठीक है, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन सीखने के लिए अवसरों को बढ़ाने कक्षा 6 से 8 के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने के लिए कार्यक्रम घोषणा की गई। धारणाएं क्या है, कई परिवार अपने बच्चों के लिए डिजिटल उपकरण खर्च कराने में सक्षम नहीं, तभी तो ये धारणा दी गई फ्री दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी तक सीख पहुंचने के लिए छात्रों को सीखने के परिणामों और डिजिटल को सुधार हो सकता है। एक और दो, एक और दो दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन डी। ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्न विभिन्न स्थितियों पर गणितीय संक्रियाओं के बजाय इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्पों में संक्रियाओं के उपायुक्त अनुक्रम का चयन करें ताकि संक्रियाओं को प्रयुक्त करने पर समीकरण सही हो। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, सिंपल सा वे में 35 है 6 है, 36 है 5 है 6 है 17 है, और ये सब लास्ट में 18 होना चाहिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला कि डिवीजन जो है जल्दी से जल्दी होगा, बड़ी से बड़ी संख्या में डिवीजन होगा तभी ये संभव होगा। तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी संख्या डिवीजन के मैटर पे हमें ऑप्शन डी में सेकंड पोजीशन पे डिवीजन दिया हुआ है, इसमें डिवीजन फोर्थ पे है, इसमें डिवीजन फोर्थ पे है, ऑप्शन डी में डिवीजन सेकंड प्लेस पे। पकड़ने का तरीका होता है, सीख लीजिए आप। तो जब डिवीजन सेकंड पे हो या स्टार्टिंग हो तभी हमारा काम होगा, तो स्टार्टिंग में है नहीं तो सेकंड नंबर पे है। तो अगर हम ट्राई करें तो 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 17 प्लस 5 इक्वल टू 18। चलिए इसको हल करते हैं। 36 गुणित 5/6 होगा, सबसे पहले भाग होगा, माइनस 17 प्लस 5 बराबर 18, 6 छांग 36, तो 6 पंचे 30, माइनस माइनस 17 है और प्लस 5 है तो ये हो जाएगा -12 क्योंकि घट जाएगा, बराबर 18। अब 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बराबर 18, यानी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे समीकरण जब भी आएंगे यही तरीका होता है हमें इन्वॉल्व करने का। ठीक है, अब ये देखिए
सर्टे कोड में इसको ये कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड में इसको कैसे कोड करें। अब आप यहां लिख सकते हैं 30, 8, 5, 18, 13, 15, 19, 20, 5, 5 और 12। अब इसको ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में 13 से है, इसका मतलब ये हुआ 13 है ना, फिर 18 है तो ये आर का हुआ 18, ई का 5 है तो 5 हुआ, ये 8 का 8 हुआ, ये 20 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ओ के 15 है, ये 12 लिखा है, इसका मतलब ये विपरीत लिखा गया है। एस का 19, अब इधर ये 12 है तो ये 12 आ गया, इसका 5 5 यहाँ आ गया, ये 20 यहाँ आ गया, ये 19 यहाँ चला गया। तो पूछ रहा है SEIRALS 19, 16, 9, 18, 1, 12, 19। ये 9 यहाँ आएगा, 9, 16, फिर ये यहाँ पे 19 यहाँ हो गया, ये 18 का हो जाएगा 9 उल्टा, फिर 19, 12, 1, 19, 12, 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको डायगोनल देखना होगा, या डायगोनल भी छोड़िए, आपको बस केवल नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हो जाएगी तो अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय ब्लू अमोनिया पहल के तहत 4 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को ब्लू अमोनिया हब के रूप में चिन्हित किया, जो देश के ऊर्जा विद्युतीकरण प्रयासों, कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्यों की दिशा में महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में कौन सी पूर्वधारणा या सत्य हो दिए गए दावे का समर्थन करती है? साफ साफ पता चल रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कबीर सबसे ऊपर मंजिल, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कबीर सबसे ऊपर की मंजिल पे रहता है, समीर सम संख्या वाले पे रहता है, तो समीर या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा। देव राघव के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है और राघव अर्जुन के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है, तो देव राघव के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है और राघव अर्जुन के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है। ठीक है, कृष्णा राघव के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता, यानी यहां और यहां कृष्णा नहीं हो सकता। ठीक है, राघव के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समीर के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है, तो इसका मतलब समीर यहां होंगे, समीर के नीचे रहने वाले व्यक्ति होंगे 3 और यहां आ जाएगा राघव, यहां आ जाएगा देव, यहां होगा कृष्णा और यहां होगा अर्जुन। तो निम्नलिखित में कौन कथन पर्याप्त है? सभी कथन, सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी कथन आवश्यक है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, लड़कियों की पंक्ति में लवड़ियां पीछे से 11वें स्थान पे और लौह आगे से 10वें स्थान पे। ये अगर पीछे से 11वें स्थान पे, इसका मतलब इधर टोटल कितने हैं? 10। लवीना दोनों के बीच में खड़ी है। ठीक है, और लव आगे से 10वें स्थान पे है। अगर आगे से इसको 10वां करेंगे तो पहला यहीं शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 10वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से 11वें स्थान पे हो गई और ये 10वें स्थान पे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये होगा 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में क्या है? 8 है। 8 एक सम संख्या है, 8 संख्या में 8 में हो नहीं सकता, इसलिए न्यूनतम संख्या क्या होगी? 12। एक यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा लव, ये वाली भी बीच वाले में आ जाएगी। ठीक है, सम संख्या भी सम संख्या की वजह से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है। अठारह तारीख, 25 तारीख, अप्रैल, मई और जून, ये बना दिया। अब कह रहे एच का सेमिनार उस महीने के 18 तारीख जिसमें 30 दिन होते हैं। एच और के बीच केवल 2 व्यक्ति सेमिनार करते हैं, चलिए इसको छोड़ दिया। जे और के का सेमिनार एक ही महीने, जे से पहले किसी का सेमिनार नहीं है, तो जे यहाँ, के यहाँ और जे के यहाँ हो जाएंगे, तो एच कहाँ हो जाएगा? यहाँ, क्योंकि इनके बीच में 2 सेमिनार का गैप है। एच और एल का सेमिनार एक ही महीने में है, ठीक है। जी और एल का सेमिनार एक ही तारीख को नहीं है, जी और एल का, तो अब जी यहाँ से आ ही सकता, तो यहाँ आएगा तो एल का हो जाएगा, तो यहाँ आ गया जी, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति बचता है, वो कौन है? यानी इस प्रश्न का भी उत्तर देने के लिए सभी कथन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो भी जितने भी कथन है, सभी कथन, तीसरा, सभी कथन क्या होंगे? पर्याप्त होंगे। ऑल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, बीच में बड़ा नंबर है, या तो आप ऐसे जोड़ के देखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 1 11, 2 1 3 1 4, 41 आएगा, और 3 1 4, 4 1 5, और ऐसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 45, 9 8 17, 8 7 15, ये भी क्या हुआ? 45, ये भी 45 आना चाहिए। 7 1 8, 1 1 2, 28, 45 में से 28 गया, 15 में 8 गया, 7 17, तो ऑप्शन डी, इसमें भी ऑप्शन डी होगा, पीपीटी में दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए, जब भी किसी बॉक्स में ऐसे बना दिया जाता है तो ये होता है 8, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 दूनी 16, और 8 यहाँ से, 8 3 24, लेकिन ये 20 से भी काटा गया है, 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 तो छोटे त्रिभुज है, छोटे 32 हैं, और बड़े साइज में भी आ जाइए। अब ये सब आएंगे ना बड़े साइज वाले, अब इनको भी तो निकालोगे, ये यहाँ से, ये फिर ये वाला, तो 12 जो है ये होंगे, 2 2 4 3 1 4, 44, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक पारिवारिक समारोह दो निशा अपने मित्र को एक फ्रेम की तस्वीर दिखाती कि युति मेरी माँ के इकलौते भाई, ये है निशा, ये निशा की माता जी हैं, इनका इकलौता भाई ये है, इनके इकलौते भाई के माँ की बहू यानी नानी, इसकी बहू इसकी पत्नी होगी, माँ की बहू की बेटी है, यानी मैं मेरी बहन है। आप देख लेना। इसी के साथ आपका टेस्ट नंबर 16 समाप्त हुआ। कोशिश ये करते रहिए कि लगातार पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर करना जरूरी है, टेस्ट तो अपने आप हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।